बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, आज हम अपना वर्क फॉर डे 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है सेल डिवीजन। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने अभी रिसेंटली ही अपना प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट किया था जिसमें हमने ऑर्गन सिस्टम्स की डिस्कशन की थी और अच्छी तरह उस चैप्टर को पढ़ा था। आज हम सेकंड चैप्टर, जैसा कि आपको बताया, सेल डिवीजन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और वो तमाम तर नॉलेज अर्न करते हैं जो इस चैप्टर में अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स स्टूडेंट्स मैंने यहां पे राइट किए हैं, आपको ये नजर आ रहे होंगे। पहली बात ही यहां से स्टार्ट हुई है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? के मुशाहिदा करना, ठीक है, किसी चीज के बारे में सोच विचार करना। लेकिन ऑब्जर्वेशंस तब होती हैं जब आप अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। 5 senses mean to say hearing, ठीक है, hearing, smell, taste, touch, sight या see, देखना। ये 5 senses को इस्तेमाल करके अगर आप किसी बात को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपकी ऑब्जर्वेशन होती है। तो सेल डिवीजन, जैसा कि ये बताया गया, आपका सेकंड चैप्टर है। तो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वहां पर ऑब्जर्वेशन से ही बात स्टार्ट हुई है। और स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वेशंस क्या लगाई गई आप देख लीजिए। यहां पर ये ऑब्जर्वेशंस लगाई गई पहली कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करते हैं एंड इंक्रीज इन साइज। पहली बात, वो ग्रो करते हैं। दूसरा, वो अपना साइज भी क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है, ऐसा ही है, ठीक है। जब बच्चा एक बेबी होता है 2 इयर्स का, 3 इयर्स का, तो हम ये देखते हैं वो छोटा सा बेबी है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो ग्रो भी करता है और ग्रोथ के साथ साथ उसका साइज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब ये कैसे होता है? इस पे डिफरेंट फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। डिफरेंट फैक्टर्स क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। लाइक उसका फूड, उसका एनवायरनमेंट एटसेट्रा। एक तो ये ऑब्जर्वेशन है। दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है जी? कि ऑफस्प्रिंग रिजेंबल देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है? बेबीज या बेबी। रिजेंबल का मतलब एक जैसा लगना। देयर पेरेंट्स यानी अपने वालिदैन की तरह, यानी जो पेरेंट्स हैं उनके जो बेबीज हैं वो कहीं हद तक उनकी तरह लगते हैं। यानी उनके जो एक्सप्रेशंस होते हैं, फेस स्ट्रक्चर होता है, वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलता है, यानी पेरेंट्स का और ऑफस्प्रिंग का। अब ये कैसे होता है? तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैंने ऐड की, आप देख सकते हैं, हेरिडिटी। क्या वर्ड है? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है जी? एक्चुअल में हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या होती हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, खसूसियात होती हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होती हैं। यानी वो प्रॉपर्टीज जो पेरेंट्स में भी हैं और वो उन्हीं के ऑफस्प्रिंग में क्या हो जाए? ट्रांसफर हो जाए।
इस तरह की हेरिडिटी, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को हेरिडिटी कहा जाता है। इसी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनकी जो रिजेंबलनेस है अपने ऑफस्प्रिंग से होती है। तो ये दो ऑब्जर्वेशंस थी जिसमें कुछ हद तक आप ये समझ सकते हैं कि मैंने आपको कुछ ना कुछ इन ऑब्जर्वेशन से रेलिवेंट्स इनके आंसर दिए। अब अगर आगे फर्दर मूव करें तो अब बात स्टार्ट होती है सेल की। अब यहां पे सेल की बात क्यों स्टार्ट हो रही है, उसकी बेसिकली रीजन ये है कि हमारे चैप्टर का नाम ही सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन का मतलब सेल का डिवाइड होना। तो हमने बेसिकली यहां पर यह देखना है कि सेल डिवाइड कैसे होता है, ठीक है, किन फेजेस में होता है, सेल अगर डिवाइड होगा तो उसकी कितनी टाइप्स हैं, एटसेट्रा। ये चीजें जो है हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो पहले तो एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाएगी सेल की, जो कि आपको प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने लिखवाई थी और आपको याद भी करवाई थी, जो सिंपल सी है, सामने व्हाइट बोर्ड पे मेंशन है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। ठीक है, कि एक्चुअल में सेल हमारे पास क्या है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी। कि अगर हमारे पास कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग बॉडी है तो वो पूरी की पूरी बॉडी जो है उस पूरी बॉडी का जो यूनिट है वो एक्चुअल में कौन होता है, सेल। यानी सेल की बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंस है। अब थोड़ा सा अपने उसी बात पर आते हैं जिस बात को हमने स्टार्ट किया कि सेल जो है वो आएंगे कैसे। ठीक है, एक तो हमने पीछे बात कर ली ग्रोथ एंड साइज की, फिर हमने पेरेंट्स और उनसे आने वाले ऑफस्प्रिंग्स की बात कर ली। ठीक है, ये हम बड़े लेवल पर बात कर रहे थे। अब हम इसको यूनिट पे लाकर डिस्कस कर रहे हैं, यानी सेल पर। अभी हमने सेल की डेफिनेशन पढ़ी, अब हम एक स्टेप आगे मूव करेंगे सेल जो कि यूनिट है उसी पर, और ये देखेंगे कि जो सेल एक्चुअल में यूनिट है बॉडी का, ये सेल आता कहां से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, इसको आपने सुनना भी है और अच्छी तरह इस पॉइंट को याद भी करना है। ठीक है, तो वो क्या पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो ये है कि न्यू सेल्स, जो नए सेल्स हैं, अराइज आते हैं बाय द डिवीजन्स ऑफ, तब आते हैं जब डिवीजन्स होती हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। यानी जो पहले सेल मौजूद हैं, प्री एग्जिस्टिंग मतलब जो पहले मौजूद है, एग्जिस्टिंग जो मौजूद है, प्री का मतलब पहले। जैसे आप अगर ये देखें, आपने सुना होगा कि एक है 9th क्लास, तो 9th क्लास से पहले कौन सी क्लास ली जाती है जी, प्री 9th। मतलब उनको प्रमोट किया जाता है 9th में, लेकिन उससे पहले जो उनकी टेम्परेरी क्लास चलती है वो प्री 9th होती है। इसी तरह एग्जिस्टिंग का मतलब है मौजूद रहना, तो प्री का मतलब पहले, तो प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब क्या होगा, वो सेल्स जो पहले मौजूद होते हैं। यानी जो आपकी बॉडी में पहले सेल हैं उनकी वजह से न्यू सेल्स आते हैं, उनकी वजह से न्यू सेल्स आते हैं। ठीक हो गया जी। तो अब चलते हैं सेल डिवीजन की तरफ। अब तो हमने सेल की बात कर ली, अब सेल डिवीजन की बात करते हैं कि सेल डिवाइड क्या है। कहते हैं सिंपल सी बात, एक ऐसा प्रोसेस यानी एक ऐसा अमल बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू टू डॉटर सेल्स, कि एक सेल जो है वो दो डॉटर सेल्स में क्या होगा, डिवाइड होगा। यानी अब हम ये देख रहे हैं कि जो एक सेल है वो जब डिवाइड होगा तो डिवीजन पर वो टू डॉटर सेल्स बनाएगा। यानी एक सेल जो है वो डिवीजन पर दो आगे से सेल्स बना रहा है, जिसमें एक को तो हमने नाम दे दिया, जो न्यू सेल्स आ रहे हैं उन्हें हमने क्या क्या नाम दिया, डॉटर सेल्स। तो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है आ सेल, इसको हम क्या नाम देंगे, पेरेंट सेल। ठीक हो गया जी। यानी ऐसा प्रोसेस, ऐसा अमल बाय विच आ सेल, यानी आ सेल से मुराद क्या होगा,
पेरेंट सेल या फिर आर सेल से मुराद क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक हो गया। डिवाइड्स, जब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करेगा किसमें जी, इनटू 2 डॉटर सेल्स, यानी जो 2 डॉटर सेल्स आ रहे हैं, एक्चुअल में ये जो डॉटर सेल्स हैं ये क्या है, न्यू सेल्स। ये क्या है, न्यू सेल्स। ठीक है जी। अभी स्टूडेंट्स हमने थोड़ी सी ग्रोथ की इस चैप्टर पे, हमने ये देखा, ऑब्जर्व किया कि कैसे बॉडीज जो हैं उनकी ग्रोथ होती है, उनका साइज इंक्रीज होता है। फिर हमने बात एक की कि पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग्स जो आते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होती हैं, कुछ हद तक कॉमन होती हैं। फिर हम यूनिट पर गए सेल पर, हमने सेल की डेफिनेशन को देखा। फिर सेल के बाद हमने एक बात डिस्कस की, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स की, और उससे रेलिवेंट सेल डिवीजन की बात की। अब हम यहां सेल डिवीजन तक इसको स्टॉप करेंगे, पहले इसको यहां तक रीड करेंगे, उसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो स्टूडेंट्स चैप्टर 2 के लिए आपको अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 19 पर आना पड़ेगा। ठीक है। पेज नंबर 19 पर हमारे पास जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ है, वो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ आप देख सकते हैं। इस पैराग्राफ को आपने खुद पर्सनली रीड करना है। इसमें वो कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, वो क्वेश्चंस बीच में मेंशन भी हैं और उन्होंने साथ उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है। और वो सारी बात बताई है जो उन्होंने इस इंट्रोडक्शन में एक्सप्लेन किया है, जो क्वेश्चंस पूछे हैं और जो आंसर बताए हैं, उनकी मजीद एक्सप्लेनेशन जो है वो यहां तक मैं आपके सामने कर चुका हूं। ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह रीड कर लेना है। अब हम चलते हैं जी सेल डिवीजन की तरफ। सेल डिवीजन क्या है जी, कि सेल डिवीजन इज अ प्रोसेस, ये कैसा अमल है, बाय विच अ सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, जिसमें जो सेल है वो डिवाइड करेगा 2 डॉटर सेल्स में। द सेल विच डिवाइड्स इज कॉल्ड पेरेंट सेल। वो सेल जो डिवाइड करेगा वो पेरेंट सेल कहलाएगा, या आप उसको प्री एग्जिस्टिंग सेल का नाम देंगे। और क्या लिखा है जी, कि द सेल्स विच आर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ सेल डिवीजन, यानी जो उसके नतीजे में सेल बनेगा, उसके कंक्लूजन में, उसके रिजल्ट में, आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। उनको हम क्या नाम देंगे, डॉटर सेल्स का नाम देंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको यहां पर एक बात जो है वो एडिशनल मैं बताना चाहता हूं, उसके बगैर हम आगे मूव नहीं कर सकते। वो बात क्या है, देखिए, एक जो पेरेंट सेल है उस पेरेंट सेल ने डॉटर सेल्स को बनाना है, यानी एक पेरेंट सेल से कितने डॉटर सेल्स आ रहे हैं, मैंने अभी आपको यहां पर बताया 2 डॉटर सेल्स। अब एक सेल से 2 सेल्स अगर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा जी, इसका मतलब यह होगा कि जो मटेरियल एक पेरेंट सेल में है वो स्पेसिफिकली डिवाइड होगा। वो मटेरियल क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवीजन के बाद वो मटेरियल जो है वो हाफ एक डॉटर सेल में जाएगा और बाकी हाफ दूसरे डॉटर सेल में जाएगा। इट मीन्स दैट कि कुछ चीजों का कॉपी होना सेल के अंदर बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक बात ये भी आपको इल्म में है, आप इसको जानते हैं कि सेल के इनसाइड, यानी सेल के अंदर जो भी मटेरियल पाया जाता है, या सेल के अंदर हम ये कहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल्स मौजूद हैं, दे आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। उनको हम क्या नाम देते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स, लाइक राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा। ये नाम आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में सुने हुए हैं। ठीक है। अब इन सबको होल्ड करने के लिए सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है। ये सारी बात अकॉर्डिंग टू सेल एंड इट्स ऑर्गेनेल्स हमने अपने प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर में डिस्कस किए थे, और काफी हद तक आपको इन बातों का पहले भी नॉलेज है।
तो हम बेसिकली अपनी बात पर आते हैं जिसको हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास एक पेरेंट सेल है जिससे 2 डॉटर सेल्स में आना है। तो इट मींस दैट पेरेंट सेल के इनसाइड जितनी भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं और दूसरे मटेरियल हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन्होंने आगे पेरेंट सेल यानी डॉटर सेल्स में जाना है, तो एक्चुअली इनकी यहां पर क्या होगी, डिवीजन इनसाइड ही होगी, कॉपीज बनेगी। इट मींस दैट अगर एक सेल ने डिवाइड करना है तो डिवीजन पर जाने से पहले उसको एक टेम्परेरी स्टेज से गुजरना पड़ता है जहां पर वो अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है। तो हम पहले उसी स्टेज की तरफ जा रहे हैं और वो ऐसे है कि आपका जो पेरेंट सेल है वो जिस टेम्परेरी स्टेज पर जाकर अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करता है वो टेम्परेरी स्टेज कहलाती है इंटरफेस। क्या कहलाती है? इंटरफेस। और आपको याद रखना है कि इंटरफेस वो स्टेज है जहां तक आप कह लीजिए या जहां पर आपके पेरेंट सेल में वो तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी जिनकी वजह से डॉटर सेल्स ने बनना है। उनमें से 1-2 रिक्वायरमेंट्स मैंने लिखी। फॉर एग्जांपल, इंटरफेस में सबसे पहले प्रोटीन्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, यानी प्रोटीन्स जो होती हैं वो प्रोटीन की मिकदार ज्यादा होगी। फिर उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स, जाहिरी सी बात है वो भी ज्यादा होंगी, जिसमें एक की मैंने बात की, आप जानते हैं जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है सेल की वो न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बारे में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हम याद रखते हैं कि न्यूक्लियस एक ऐसी सेल ऑर्गेनेल है जो आपकी पूरे जो सेल है उस सेल की एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी न्यूक्लियस जो है वो आपके सेल की एक्टिविटी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। पूरे सेल की जो एक्टिविटीज हैं, सेल में जो भी करना है उसके जो कंट्रोल है, उसका ओवरऑल कंट्रोल वो न्यूक्लियस के पास है। तो बहरहाल इंटरफेस में क्या होगा जी, सेल ऑर्गेनेल्स में से एक न्यूक्लियस ऑर्गेनेल हमने ले ली। ये सिंगल ऑर्गेनेल जो है आपको पता है कि न्यूक्लियस के इनसाइड क्या पढ़े हैं? क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं? डुप्लीकेट। डुप्लीकेट क्यों होते हैं? क्योंकि उनका डुप्लीकेट होना जरूरी है। वो क्रोमोसोम्स आगे 2 डॉटर सेल्स में जाने, तो वो डुप्लीकेट होंगे तब ही तो वो आगे दोनों डॉटर सेल्स में जाएंगे। तो यूं कह लीजिए कि सेल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी इंटरफेस में कंप्लीट होती है। ठीक है। और एक एडिशनल बात यहां पर आपके लिए कि अगर मैं ये कहता हूं कि सेल ने डिवाइड होना है और स्पेसिफिक मेथडोलॉजी से डिवाइड होना है, तो अगर उसको डिवाइड होने में 100% चाहिए, यानी 100% है कि ये डिवाइड होगा, या 100 मिनट्स कह लीजिए, तो उसमें से 90 मिनट्स या 90% वो अपना जो टाइम है वो इंटरफेस में ही स्पेंड करता है। यानी जो पेरेंट सेल आएगा वो 90% अपना टाइम इंटरफेस में स्पेंड करेगा, तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा। अब ये सेल रेडी है आगे मूव करने के लिए। अब ये सेल जब तैयार हो जाएगा, रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, तो ये सेल आगे 2 मेजर फेजेस में जा सकता है। पहला फेज कहलाता है माइटोसिस। क्या वर्ड है? माइटोसिस। और दूसरा फेज क्या कहलाता है? मियोसिस। क्या कहलाता है? मियोसिस। ठीक है। अब माइटोसिस और मियोसिस ये इंपॉर्टेंट नेक्स्ट लेक्चर के टॉपिक्स हैं, अभी आपने इनके नाम याद रखने। ठीक है। मैं आपको सीक्वेंस एक मर्तबा फिर बता देता हूं। आपके पास एक पेरेंट सेल है, उस पेरेंट सेल ने डिवाइड होके 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं, इट इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ठीक है। लेकिन वो पेरेंट सेल कैसे ये काम करेगा? पहले वो इंटरफेस में जाएगा, अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करेगा, उसके बाद वो चॉइस करेगा कि या तो वो सेल माइटोसिस के प्रोसेस में जा सकता है या मियोसिस के। अगर वो माइटोसिस के प्रोसेस में जाएगा तो एक्चुअल में उसके पास 2 डॉटर सेल्स बनेंगे।
अब यहां पर यह सोचने वाली बात है कि अगर वो इंटरफेस के बाद माइटोसिस में जा रहा है तो 2 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो यहां पे सर ने माइटोसिस की हेडिंग क्यों नहीं दी? उसकी रीजन ये है कि सेल डिवीजन मोस्टली जो अक्कर होती है, मोस्टली, ठीक है, और तकरीबन आप कह लीजिए हर वक्त हो रही होती है, वो एक्चुअल में माइटोसिस होती है। तो माइटोसिस का रेट जो है, माइटोसिस की जो डिवीजन का रेट है वो मियोसिस से काफी ज्यादा फास्ट है। इसलिए नॉर्मली भी जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो एक्चुअल में हम माइटोसिस की डेफिनेशन को ही प्रोमिनेंट करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आपका वही बात आ गई, पेरेंट सेल है, इंटरफेस से गुजरा, फॉर एग्जांपल माइटोसिस में आया, तो माइटोसिस में आए या मियोसिस में आए, दोनों में आने के लिए 2 फेजेस से गुजरना पड़ता है। कितने फेजेस से? 2 फेजेस से। पहले फेज का नाम मैंने यहां पे जो राइट किया है, इट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस। क्या वर्ड है? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरा वर्ड जो है वो क्या है? साइटोकाइनेसिस। यानी जो आपका पेरेंट सेल है वो इंटरफेस से रिक्वायरमेंट्स पूरी करके माइटोसिस में जब आएगा तो माइटोसिस में एंटर होते साथ ही जिस फेज से उसका पाला पड़ेगा, इट इज कैरियोकाइनेसिस। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो काइनेसिस का मतलब है डिवीजन। यानी सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन होगी, न्यूक्लियस स्पेसिफिक वे से डिवाइड होगा, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस आएंगे, और जब वो चेंजेस कंप्लीट हो जाएंगी तो उसके बाद होगी साइटोकाइनेसिस। और याद रखिए जब ये चेंजेस कंप्लीट होंगी तो कैरियोकाइनेसिस में 2 सेल बन चुके होंगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे। और जैसे ही साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो इसके वर्ड से पता चल रहा है, साइटो मींस साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मींस डिवीजन, कि दोनों जो सेल होंगे वो ऐसे आपस में कनेक्टेड होंगे। तो साइटोकाइनेसिस से क्या होगा, इनके साइटोप्लाज्म सेपरेट होंगे और ये 2 अलग सेल बन जाएंगे, एंड नाउ दे आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। अब आप इन्हें क्या नाम देंगे? डॉटर सेल्स। ठीक हो गया जी। अब इसको आगे रीड करते हैं जी। बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के स्टार्ट होने से पहले द पेरेंट सेल पासिस थ्रू अ फेज। पेरेंट सेल जो है वो एक फेज से पास करते हैं, कॉल्ड इंटरफेस। क्या नाम देते हैं उसे? इंटरफेस। ड्यूरिंग इंटरफेस क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस आर डुप्लीकेटेड। इंटरफेस में क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? डुप्लीकेट हो जाते हैं। आगे उन्होंने डेट इज लिख के मीनिंग बताया कि कॉपीज ऑफ ऑल द क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड, कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनकी कॉपीज जो हैं वो बन जाएंगी। ठीक है। आगे लिखा हुआ जी कि द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 फेजेस। 2 फेजेस में होगी। पहली न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको मैंने क्या नाम यहां पे राइट किया जी? कैरियोकाइनेसिस। और दूसरी है साइटोकाइनेसिस, यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियर डिवीजन इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस विच इज फॉलोड बाय, फॉलोड बाय का मतलब कि पैरवी करेगा, उसके पीछे चलेगा नेक्स्ट लेवल पे, वो क्या है जी? साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बारे में क्या लिखा हुआ है? साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है जी स्टूडेंट्स, यहां तक आपके कुछ इंटरनल शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, लाइक पेरेंट सेल आप देख सकते हैं पिछले पेज पे, डॉटर सेल, ठीक है, सेल डिवीजन, इंटरफेस, और इनके 2-2 पॉइंट्स अवेलेबल हैं, आप इन्हें मार्क कर लीजिए। बोल्ड हेडिंग्स हैं, ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपके सामने ही आपको इनकी थ्योरी मिल जाएगी। ठीक है, 4 शॉर्ट क्वेश्चंस कवर होते हैं। इसके बाद पेज नंबर 20 पे सेकंड पैराग्राफ में एक शॉर्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो बन सकता है, इनटू हाउ मेनी फेजेस सेल डिवीजन अकर्स, नेम देम। ये क्वेश्चन है, इनटू हाउ मेनी फेजेस सेल डिवीजन अकर, नेम देम। इसमें आप ये सेकंड पैराग्राफ लिख सकते हैं, फर्स्ट लाइन, द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन इन्वॉल्व्स 2 फेजेस।
नंबरिंग देके आप जिस तरह मैंने सामने दी 1 और 2 की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके बाद यू नीड टू नो, इसका एक पैराग्राफ हमारे पास है। वैसे तो जनरली जब हम क्लास में ये पढ़ते हैं चैप्टर, तो ये पैराग्राफ हम स्टूडेंट को खुद कहते हैं कि बेटा आप इसको पढ़िए, इसमें अगर कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है जो आपने नहीं पढ़ी हुई तो वो पूछिए। लेकिन अभी क्योंकि आप अवेलेबल नहीं है तो ये भी मुझे आपको करवाना पड़ेगा। इसमें कई ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पहले से ही आते होंगे, जो हमने प्रीवियस क्लासेस में रिपीटेडली पढ़े हुए। एक दो न्यू पॉइंट्स हैं, उन्हीं की हम डिस्कशन करेंगे। पहली बात, न्यूक्लियस इज सच अ पार्ट ऑफ द सेल विच कंट्रोल्स द होल सेल एक्टिविटी। ये बात मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको बता कर आया ऊपर कि सेल ऑर्गेनेल्स में न्यूक्लियस जो है वो सेल की पूरी एक्टिविटी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। मैंने आपके सामने ये सेल की डायग्राम बनाई, सिंपल डायग्राम। ये आपके पास सेल है, इसलिए नंबरिंग दी गई है। बाहर वाली जो लेयर है इट इज सेल मेम्ब्रेन, नंबर 1। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ये एक और मेम्ब्रेन है, इसको भी हम नाम देंगे, इसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से मुराद जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। इसके बाद फिर क्या स्टार्ट होता है, नंबर 3 जी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड जो हमें नजर आ रहे हैं वो क्या है जी, क्रोमोसोम्स। वो क्या है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है ऐसे अवेलेबल है। अब मैं आपको एक चेन बना देता हूं स्टूडेंट्स, उस चेन को आप याद रखिए कि सेल और सेल से लोअर लेवल पर क्या होता है। सबसे पहले याद रखिए आपके पास आती है बॉडी, फिर बॉडी का यूनिट आ जाता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, सेल। क्या नाम देते हैं, सेल। सेल के इनसाइड हमें मिलता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड हमारे पास होते हैं जी क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के अंदर एक मटेरियल पड़ा होता है इंपॉर्टेंट, विच इज कॉल्ड डीएनए। ठीक है, डीएनए। और डीएनए में अपने इनसाइड रखे होते हैं जीन्स। ये हमारा कह लीजिए सबसे लोएस्ट लेवल आ जाता है। ये अपर लेवल से हमने बात स्टार्ट की और लोअर लेवल तक हम गए। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सबसे पहले आपकी बॉडी है पूरी की पूरी। इस बॉडी का यूनिट सेल है, जो हमें नजर तो नहीं आ रहा लेकिन माइक्रोस्कोप के थ्रू हमने ये देखा हुआ है। सेल के इनसाइड जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है जो पूरे सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, इट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के इनसाइड हमारे पास क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स के इनसाइड डीएनए। डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और डीएनए के अंदर क्या पड़े हैं, जीन्स। अब ये जो जीन्स हैं, डीएनए है, एक्चुअली यही आपका क्या बनाते हैं, हेरिडिटी मटेरियल। यही आपका क्या बनाते हैं, हेरिडिटी मटेरियल। बल्कि इनको ही, डीएनए को हेरिडिटी मटेरियल कहा जाता है क्योंकि डीएनए में ही ट्रांसफर होना होता है और डीएनए ही बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है, उसके क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, अक्सर आपने अपनी लाइफ में सुना होगा जी फलां बंदे ने मर्डर कर दिया तो उस फलां जगह पे उसके प्रिंट्स लिए गए। ठीक है, वहां पे कुछ ब्लड मिला तो उस ब्लड का डीएनए टेस्ट करवाया तो डीएनए टेस्ट से आइडेंटिफिकेशन हो गई, पता चल गया कि मर्डरर कौन था। ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल मैंने आपको दी है। अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट है जी, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। मैंने आपको बताया क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस कहां पाया जाता है, सेल में। दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। यानी अब ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, यहां पे मैंने राइट किया डीएनए और एडिशनल उन्होंने वर्ड लिखा प्रोटीन। अब यहां पे मैं प्रोटीन का नाम ऐड कर रहा हूं, वो एक्चुअल में प्रोटीन होती है हिस्टोन। कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। यानी हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ये दोनों मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं, क्रोमोसोम्स।
क्रोमोसोम्स। डीएनए क्या जी लिखा है जी, डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए के बारे में अब लिखा हुआ है जी, इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप याद करेंगे इसे, कि डीएनए इज द मटेरियल दैट कंटेन्स कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इसके पास वो तमाम इंस्ट्रक्शंस के सेट होते हैं फॉर डेवलपिंग न्यू सेल और ऑर्गेनिज्म, जो कि नए सेल को बनाते हैं या नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, यानी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी हेरिडिटी को। दैट इज वाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। इसीलिए डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल का नाम भी दिया जाता है। ये जो अभी 3 लाइंस पढ़ी हैं, इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाई डीएनए इज कॉल्ड हेरिडिटरी मटेरियल। ठीक है जी, चले जी आगे चलते हैं। कहते हैं जी फॉर वन काइंड यानी एक किस्म, स्पीसीज। स्पीसीज का वर्ड पहले भी यकीनन आपको बताया होगा, लेकिन फिर एक मर्तबा रिपीट कर देता हूं जी। स्पीसीज क्या है, आप देखिए, आई एम अ ह्यूमन, यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन। ठीक है, तो पूरी ग्लोब पे, पूरी अर्थ पे, पूरी दुनिया में जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो तमाम के तमाम कंबाइन होके एक स्पीसी बनती है। इट डजंट मैटर उनका कलर चेंज है, उनकी हाइट चेंज है, ठीक है, ये चेंजेस नहीं देखनी, आपने बस याद रखना है पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो एक स्पीसी है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग बात, अगर हम क्रोमोसोम्स पर आए तो पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग्स, यानी मेल एंड फीमेल, उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी सेम है, यानी 46। क्या है 46। However, नहीं, सॉरी, फर्स्ट लाइन थी, फॉर वन काइंड स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द सेल रिमेन्स द सेम। सारी स्पीसीज में सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास जो फ्लाई होती है, जो एयर में, हवा में मक्खी होती है, वो उड़ती है, उसके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो हमें पता है वो कितने हैं जी, 16। तो ये सबके लिए कॉमन है। ठीक है, उसका नेम एक्चुअल में हम जाकर पढ़ेंगे पेज नंबर 24 पे, आपको डायग्राम के साथ नजर आएगी, बॉटम पे मिनी एक्सरसाइज में, ड्रोसोफिला मेलंगेस्टर। ठीक है, इसके 16 क्रोमोसोम्स है। अब पूरी दुनिया में जहां जहां ये पाई जाएगी, मेल या फीमेल, इसके 16 क्रोमोसोम्स हैं। इसी तरह हम ह्यूमंस हैं, हमारे 46 हैं, चाहे मेल ह्यूमन बात कर रहे हैं या फीमेल। इसी तरह मंकीज जो हैं उनमें 48 होते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट होते हैं। However, when an individual forms gametes, gametes क्या है, इसको ब्रैकेट में देख लीजिए, मेल के पास जो कह लीजिए आप स्पर्म होते हैं, जो सेक्सुअल पार्ट से बनते हैं, और फीमेल के पास जो एग्स होते हैं, ठीक है, इनको कंबाइन करके गैमीट्स पढ़ा जाता है। ये भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। और स्पोर्स, प्लांट के लिए वर्ड स्पोर का यूज होता है, ह्यूमंस की बात की जाए तो स्पर्म और एग। इनमें कहते हैं जी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज रिड्यूस्ड टू हाफ इन द गैमीट्स, के नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं। अब ये कैसे हाफ होते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे तो यहीं से हमारी बात स्टार्ट होगी, इसी पॉइंट से बात स्टार्ट होगी कि कैसे गैमेट्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं, क्या रीजन है हाफ होने की और क्यों होते हैं। अब एक बात तो आपको यहां तक नॉलेज मिल गया होगा कि भाई कंफर्म बात है कि ये माइटोसिस तो नहीं है, क्योंकि हम माइटोसिस को पहले ही कह चुके हैं कि वो डिवाइड करके 2 डॉटर सेल बनाता है। ठीक है, और उसमें ये का बात कोई नहीं हुई कि उसमें गैमीट्स होते हैं एटसेट्रा, बल्कि उसमें आपने ये याद रखना है कि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं। ये जो भी बात हमने स्टार्ट की है गैमीट्स वाली, इट इज रेलिवेंट टू मियोसिस। तो हम नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, तो वहां पे हम ये प्रॉपरली देखेंगे कि माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है,
इनमें डिफरेंस क्या है, ठीक है, और ये इंसान यानी ह्यूमन बॉडी में कहां पर अप्लाई हो रहे हैं ये प्रोसेसेस, ठीक है जी। तो आज स्टूडेंट्स हम अपना वर्क फॉर डे 1 यहां तक ही कंप्लीट करेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स आपके लिए होम असाइनमेंट ये है कि आपने इसमें एमसीक्यूज को राइट करना है, एमसीक्यूज बनाने हैं, और इसके अलावा जो इंटरनल क्वेश्चंस मैंने आपको बताए साथ साथ उन क्वेश्चंस को आपने यानी शॉर्ट क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज हम अपना वर्क फॉर डे 1 यहां तक कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।